हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआरपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। साथ ही साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की जो नेट इनकम अप्रोच है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखो, दिस इज अ थ्योरी दैट सजेस्ट दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ अ कंपनी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इट्स नेट इनकम। ये जो हमारी थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये मानती है कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस होते हैं वो कंपनी या फर्म की जो नेट इनकम है उसके ऊपर बेस है। यानी कि अब कंपनी अपने नेट इनकम के हिसाब से जो है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेती है कि उसे डेट चाहिए या फिर इक्विटी चाहिए, कितना पोर्शन उनको यूज करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दिस थ्योरी assumes that cost of debt remains constant at all levels of debt। ठीक है, तो इस थ्योरी का मानना है कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे आप ज्यादा डेट यूज करो, जैसे 10% यूज करो या फिर आप 20% यूज करो, जो डेट की कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट ही रहेगी। According to this theory, the value of firm can be maximized by selecting the capital structure that minimizes the weighted average cost of capital। तो अगर हम इस थ्योरी की माने तो इस थ्योरी का मानना है कि हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म, कंपनी की वैल्यू को तभी मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर हम एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करें जो कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है, ओवरऑल कॉस्ट। जैसे डेट और इक्विटी यहाँ पर यूज करती है कंपनी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये डेट और इक्विटी इनकी कंबाइंड जो कॉस्ट आती है वो हमारा कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इस थ्योरी की माने तो मैक्सिमाइज तभी होगा अगर हम इस कॉस्ट को कम से कम जो है वो कर सके। तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो नेट इनकम अप्रोच के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ फॉर्म बॉन्ड्स विद फेस वैल्यू इज 10,000, कूपन 10% per annum are having a current market price is 9,000, the number of years left to maturity is 4 years, what is the cost of debt capital of the firm। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डेट कैपिटल है, डेट कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है, डेट कैपिटल का मतलब क्या है कि जो हमारी कंपनी ने जो भी डेट के फॉर्म में फंड जो है वो रेज किया है, तो कंपनी ने यहाँ पर बॉन्ड्स इशू किए हैं, और बॉन्ड एक तरह का क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो बॉन्ड से आप जो भी फंड रेज करोगे वो हमारा डेट कैपिटल जो है वो कहलाएगा। तो इसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज, इसके ऊपर कूपन इंटरेस्ट मिलता है 10% पर एनम, उसका करंट मार्केट प्राइस है 9,000, और नंबर ऑफ ईयर जो रह गए हैं मेच्योरिटी के वो सिर्फ रह गए हैं 4 साल। अब इससे हमें कॉस्ट ऑफ डेट डेट कैपिटल कैलकुलेट करनी कि कंपनी को जो डेट उसने लिया है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, YTM इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लेफ्ट टू मेच्योरिटी को डिवाइड करना है, उसके बाद इन ओवरऑल को डिवाइड कर देना है 0.6 इंटू पी प्लस 0.4 इंटू एम। यहाँ पर पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और एम क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू। 0.6 बेसिकली क्या है, एक तरह की वेटेज है, इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू को 60% की वेटेज दी है और जो मेच्योरिटी वैल्यू इसको 40% की जो है
वो वेटेज यहाँ पर दी है। तो अगर हम एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 10,000 हमारी फेस वैल्यू है, 10% का हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होगी 1000, ठीक है। उसके बाद देखो जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है 10,000 माइनस 9,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे हैं 4 बचे हैं, ठीक है। और इसे हमें डिवाइड कर देना 0.6 इंटू 9,000, ये प्रेजेंट वैल्यू 0.4 इंटू मेच्योरिटी वैल्यू। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 0.1329 या फिर 13.29%। कितना आएगा 13.29%। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ गया हमारा 1000 प्लस 10,000 माइनस 9,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 1000। इसको डिवाइड करना है कितना 4 के साथ, ठीक है। फिर इस ओवरऑल को हमें डिवाइड करना है 0.6 इंटू 9,000, ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 9,000, तो ये आएगा 5400 प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पे 10,000 को 0.4, 10,000 इंटू 0.4, तो ये आएगा 4,000, ठीक है। तो आगे फिर से हम इसको अगर डिवाइड करें तो 1000 को हमें 4 के साथ जो है डिवाइड करना है, तो ये आएगा हमारा 250। इसकी वैल्यू जो है वो 250 आ गई, 250, ठीक है। और अगर हम इसको इसको प्लस करें 5400 प्लस 4,000, तो ये 9400 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1250 डिवाइडेड बाय 9400। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1250 डिवाइडेड बाय 9400, तो ये आ गया हमारा 0.1329 और इंटू 100 कर देंगे तो 13.29%। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if firms 10% preference shares with face value of 80,000 are the current market price of 70,000, the number of years left to maturity are 5 years, what is the cost of preference share capital of for the firm, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पर फॉर्म है, प्रेफरेंस शेयर्स उसने इशू की, तो इसकी फेस वैल्यू है 80,000 की और करंट मार्केट प्राइस है 70,000 का। नंबर ऑफ इयर्स जो रह गए मेच्योरिटी को 5 साल है। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना कैसे होगा, तो फॉर्मूला हमारा सेम होगा। सबसे पहले देखो प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है, तो एनुअल डिविडेंड पेमेंट मेच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रेजेंट मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट मेच्योरिटी इनटू बाकी चीजें हमारी यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो एनुअल इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पर एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं 10% है और 80,000 फेस वैल्यू, तो 8,000 हमारे यहाँ पर एनुअल डिविडेंड आ जाएगा। उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू है 80,000 माइनस मार्केट प्राइस 70,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, कितने रहेंगे मेच्योरिटी को 5। इस ओवरऑल को डिवाइड करें 0.6 इंटू 70,000 प्लस 0.4 इंटू 80,000, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13.5% आएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो 8,000 एज इट इज हमारा आ जाएगा, प्लस 8,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, उसको 5 के साथ डिवाइड करना है। इस ओवरऑल को हमें डिवाइड करना है किसके साथ 0.6 को अगर हम 70,000 के साथ मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 70,000, तो ये हमारा आएगा 42,000। कितना आ जाएगा 42,000। उसके बाद इसको प्लस करना है और हमें 0.4 इंटू एम हमारा कितना है 80,000 का मेच्योरिटी का, तो ये आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा 32,000। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 2,000, ठीक है। तो 2,000 की वैल्यू आई तो 8,000 प्लस 2,000 वो होगा 10,000, ठीक है। और इसे हमें डिवाइड करना है इसके साथ, तो 42,000 प्लस हमारा 32,000, ये आ रहा है 74,000, ये आ रहा है 74,000, ठीक है। अब इसे हमें डिवाइड करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 74,000, तो ये हमारा कितना आ रहा है 0.135, ठीक है। अगर इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 13.51%, 13.51%। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी डू नॉट वांट टू dilute their voting rights beyond a point, then they will prefer to meet company's needs for additional funds by issuing, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर हैं बेसिकली जो कंपनी की यहाँ पर ऑनर है, ठीक है। अब इनके पास क्या होते हैं वोटिंग राइट्स होते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो ऑनर्स है यानी कि जो प्रमोटर्स है वो अपने वोटिंग राइट्स को नहीं खोना चाहते, यानी कि जो मैनेज पावर है कंपनी के ऊपर उसको शेयर नहीं करना चाहते किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो इस केस में अगर उन्हें एडिशनल फंड चाहिए तो वो क्या इशू करेंगे फंड को रेज करने के लिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट, बोथ डेट एंड इक्विटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेट इंस्ट्रूमेंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो नए यहाँ पर शेयर होल्डर बनेंगे, नए ओनर बनेंगे, तो जो वोटिंग राइट्स है
वो उनसे छिनकर दूसरे पर्सन के पास जो है वो चले जाएंगे, यानी कि उनको अपनी पावर्स को दूसरे के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो इशू करेंगे नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो कंपनी का ऑनर नहीं बल्कि क्रेडिटर बन जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कंपनी इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेट ऑपरेटिंग अप्रोच इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये भी हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की ही एक थ्योरी है। पहली स्टेटमेंट देखो, दिस थ्योरी फोकस ऑन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ अ कंपनी रादर देन इट्स नेट इनकम। पहला जो डिफरेंस है इसका कि ये जो थ्योरी ना वो ऑपरेटिंग इनकम पे फोकस करते हैं ना कि नेट इनकम पे। ऑपरेटिंग इनकम क्या है, तो देखो आप अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो भी प्रॉफिट कमाते हो, जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है वो कार बना के मार्केट में सेल करता है, तो कार बनाकर मार्केट में सेल करने से जो प्रॉफिट उसने जनरेट किया है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट आपको पता है कि जब आप ऑल रेवेन्यू में से ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर माइनस कर देते हो, यानी कि जो हमारे मतलब कि कोर ऑपरेशन है प्लस कोर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं भी है तब भी उसे ऐड कर लेते हो और माइनस कर देते हो टोटल एक्सपेंसेस से, तो उसके बाद जो फिगर आती है वो हमारी नेट इनकम जो है वो कहलाती है। ठीक है। According to this capital structure decision of a company do not significantly impact the firm value। तो अगर हम इस थ्योरी की माने, इस थ्योरी का मानना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है इससे कंपनी की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ना तो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज assumed टू बी रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना उसको ये कांस्टेंट मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि इसका मानना है कि चाहे आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का यूज करो चाहे आप डेट कैपिटल का यूज करो, ठीक है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो सेम ही रहने वाली है। यानी कि आप अगर ज्यादा इक्विटी यूज करते हो कम डेट यूज करते हो तब भी सेम आएगी, अगर आप ज्यादा डेट और इक्विटी यूज करते हो तब भी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो सेम ही आएगी, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर, ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो नेट इनकम अप्रोच के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के रिगार्डिंग सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मार्जिनल कॉस्टिंग विच कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अगर हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं? पहला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो पहले इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि टर्म्स बेसिकली है क्या। पहले बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो कॉस्ट होती है जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज होती रहती है, यानी कि एक्टिविटी लेवल क्या है, प्रोडक्शन लेवल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो मटेरियल, अगर आप मान के चलो यहाँ पर 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल को यूज करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, और एक की कॉस्ट होती है 10 रुपए, तो आपको कॉस्ट पड़ी 1000 रुपीज। ठीक है, पर आपने यहाँ पर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 200 यूनिट्स रॉ मटेरियल परचेज की, तो वहां पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2000 रुपीज। तो ये चेंज होती रहती है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। उसके बाद है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कहती है, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन 0 कर रहे हो चाहे प्रोडक्शन 10 कर रहे हो 20 कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे अगर मान के चलो आपने एक बिल्डिंग ली हुई है, उसका आप रेंट पे करते हो 10,000 महीना, ठीक है, तो आप उस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्शन करो या फिर ना करो आपको 10,000 रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। आप 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो आपको 1,000 पे करना ही पड़ेगा, तो ये फिक्स रहता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर मटेरियल के साथ, मतलब जो ऐसा मटेरियल जो कि हमारे प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है, और डायरेक्ट मटेरियल को खरीदने के लिए हमने जो खर्च किया होता है उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? देखो, ऐसी लेबर जो कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है ना, उसको जो भी हमने वेजेस वगैरह पे किया वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कहलाती है। ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती रहती है, यानी कि यूनिट्स इंक्रीज हुई तो आपको ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है जो यहाँ पर लिखी है वो फिक्स रहती है। यानी कि अगर मान के चलो आप 50 यूनिट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, एक आपको 10 का पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये चेंज नहीं होगा। चाहे आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तब भी पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो 10 रुपए ही रहने वाली है, पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होगी। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की अगर मैं कहूं तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी यहाँ पर चेंज नहीं होती, वो तो सेम ही रहती है।
जैसे आप 10,000 रुपए रेंट पे कर रहे हो तो वो तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है, पर यूनिट एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे अगर आप 10 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करोगे तो आपको यहाँ पर कॉस्ट पड़ेगी 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर यूनिट कितनी पड़ रही है, 1,000 रुपए। पर अगर आप यहाँ पर 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 रुपए आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो चेंज होती है प्रोडक्शन लेवल से, ठीक है, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होते हैं वो यहाँ पर चेंज होता रहता है, वो यहाँ पर चेंज होता रहता है, प्रोडक्शन लेवल पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कौन सी यहाँ पर कौन सा कॉस्ट जो इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन बी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो है इंक्लूड करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीवीपी एनालिसिस इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन, सीवीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इस एनालिसिस के अंदर हम किसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कस्टमर डिमांड, प्रॉफिट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन बी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, सेल्स। सीवीपी हमें बताता है कि जब जब हमारी जो सेल्स है यानी कि जो वॉल्यूम है उसमें कोई अगर चेंज आता है तो उसका हमारी कॉस्ट और प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि देखो, अगर हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, ठीक है, सेल्स इंक्रीज होती है तो जो कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है वो उसमें क्या चेंज आएगा, वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, उसके बारे में हमें सीवीपी एनालिसिस जो है वो अच्छे तरीके से बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 रुपीस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज 4, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सिंपली देखो, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जब उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हो तो उसके बाद जो अमाउंट बचते हैं वो हमारा कंट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 10 रुपीज, तो ये जो 10 रुपीज बाकी बचा ये हमारा क्या कहलाना है, कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाना है। क्या क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही यहां पर कोई लॉस होता है, ना ही यहां पर कोई लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल के जैसे एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पर 5,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करती है। कितनी प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर 5,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करती है। और 5,000 यूनिट्स पे उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कहलाएगा। यहाँ पर हमारी जितनी भी रेवेन्यू है वो इक्वल हो जाती है टोटल कॉस्ट के, और टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपीज, क्या है, फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपीज। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट का जो हमारा फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसे डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो पर यूनिट आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 20,000 की है। कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमें गिवन है कितना है, 4 का। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ जाएगा, 5,000 यूनिट। क्या इतना आ जाएगा यहाँ पर, 5,000 यूनिट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्लियर है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, 5,000 मतलब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a company break even point is 1,000 unit if they can reduce their variable cost per unit by 10%, what will happen to the break even point। अगर हमारा कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है 1,000 यूनिट्स का, अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को 10% से कम कर दिया तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। पहला देखो, इट विल कांस्टेंट, या फिर इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इट विल डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। कैसे, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, सेल करती है। उसका जो सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज पर यूनिट है। जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है 30, एंड द फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी अमाउंट इज 1 लाख रुपए। और जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी कितनी है यहाँ पर 1 लाख रुपीज है। अगर हम सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, तो कंट्रीब्यूशन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आ रहा है 20। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना रहा है 5000 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसको 10% से कर देते हैं डिक्रीज। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारे यहाँ पर 30, इसका 10% हमारा कितना हो गया 3 हो गया। तो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी 27। तो अगर अब हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करें, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं 50 में से 27 माइनस करूँ, तो अब कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया 23 का, कितना हो गया 23 का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 23, तो ये हमारी जो यूनिट्स आएंगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 23, तो ये यूनिट्स कितनी आ रही है हमारी 4347, यानी कि 4347। तो आप देखो कि पहले ब्रेक इवन पॉइंट कितना था 5000 यूनिट्स, अभी कितना है 4347। ठीक है, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होती तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी कम हो जाता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा फॉर इंटरनल यूज। एक ऐसी अकाउंटिंग की ब्रांच जो कि यहाँ पर मैनेजमेंट को इंटरनल यूज किस लिए, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसे हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने में। कैसे हेल्प करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा है वो यहाँ पर मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है, ताकि वो उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, बजटिंग वगैरह कर सके। ऑप्शन है सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऑप्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूज के लिए ही बनाई जाती है, यानी कि मैनेजमेंट को कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके उसके लिए जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें, जो सोशल अकाउंटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर क्या काम कर रही है, यानी कि उसने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की है सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सोशल अकाउंटिंग के अंदर की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बना सके और हमारे जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो कॉस्ट है उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब कि कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई, कब कॉस्ट आई, कितनी कॉस्ट आई, ये सारी चीजें हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ताकि कॉस्ट को जो है वो कंट्रोल करके रखा जा सके। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अकाउंटिंग का। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। टू एंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन, बिल्कुल ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। हम अकाउंटिंग करते ही इसलिए हैं कि जैसे आपको पता होगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए बिजनेसेस को दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मतलब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो टैक्स रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस करना ये भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस, मतलब कि हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, कैसी है, उसको भी असेस करना, तो ये भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। टू कैलकुलेट एम्प्लॉय सैलरी, तो जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरीज को कैलकुलेट करना, तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं होता। हम मतलब मेनली इसके लिए अकाउंटिंग जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमारे जो जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या है, ए सेट ऑफ गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स, रेगुलेशन सेट बाय गवर्नमेंट फॉर टैक्स पर्पसेस, इंटरनल रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय ईच इंडिविजुअल कंपनी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली एक सेट ऑफ गाइडेंस है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपनीज फॉलो करती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी हमारी अकाउंटिंग की जाती है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगर हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें से कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ऑप्शन है परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर ऑफ द ऑफिस, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द ऑफिस स्पेस, डेप्रिसिएशन फॉर कंपनी व्हीकल, एम्प्लॉय मोरल बूस्ट थ्रू आर टीम बिल्डिंग इवेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है क्या और क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा अगर डिस्कस करें तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आपने एक न्यू कंप्यूटर परचेज किया है तो इसकी वैल्यू आप मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने 50 साल का खरीदा है तो आप कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 50 हजार, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द ऑफिस स्पेस के लिए आपने रेंट पे किया तो बिल्कुल इसकी भी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने 10,000 का रेंट पे किया तो ये क्या है, वैल्यू है रेंट की जो है हमने मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन ऑफ द कंपनी व्हीकल की जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुई है तो बिल्कुल हम इसको भी मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय मोरल बूस्ट थ्रू अ टीम बिल्डिंग इवेंट, तो देखो हमारा जो एम्प्लॉय है उसका मोरल बूस्ट हुआ था एक टीम बिल्डिंग इवेंट की वजह से। अब कितना बूस्ट हुआ है मतलब कि इसकी हम मॉनेटरी टर्म में वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट डिक्टेट्स दैट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर। जो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो डिक्टेट करता है कि जो एसेट्स है वो किस प्राइस पे यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम जो मार्केट वैल्यू थी उसके ऊपर, या फिर लिक्विडेशन वैल्यू इन केस ऑफ बिजनेस क्लोजर, मतलब कि जब बिजनेस क्लोजर हो रहा है तो लिक्विडेशन जो वैल्यू है उसके ऊपर, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट विद अ सिमिलर एसेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हम जो भी एसेट्स यहाँ पर परचेज करते हैं तो उसे हमेशा उसकी जो कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब कि जिस प्राइस पे आपने एसेट को एक्वायर किया था उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड जो है वो करते हो। जैसे अगर मान के चलो आपने एक मशीनरी यहाँ पर परचेज की है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट आई है वो 50,000 रुपए, तो आप इस कॉस्ट पे जो है उसको रिकॉर्ड करके रखोगे। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है वो बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है परचेज प्राइस और मशीन्स वगैरह को, एसेट्स वगैरह को इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा आया है, वेजेस वगैरह पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वो सभी हमें इंक्लूड करना है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करते हो किसी एसेट की, तो एसेट को खरीदने से लेकर यूज करने तक आपने जो भी खर्चा किया है, मतलब कि जिस काम के लिए आपने उसको लिया था वो उस काम तक, मतलब उस काम करने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक आपने जो भी खर्च किया है उसे आप उस मशीन उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करोगे और उसी वैल्यू पे आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करोगे। जैसे अगर एग्जांपल तो यहाँ पे देखो मशीन है, परचेज किया 50,000 की, पर आपको आपको ट्रांसपोर्टेशन पे 5,000 रुपये खर्च करना पड़ा, आपको वेजेस भी पे करने पड़े ताकि आप उसको इंस्टॉल करवा पाओ। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना है 60,000, तो 60,000 हमारी क्या है एसेट की कॉस्ट, और इस कॉस्ट पे आपको यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है वो क्या रिक्वायर्स करता है। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर डेली, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको हमें डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना है। देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के लिए यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से हम कंटिन्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहना है। या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जो है वो अकाउंटिंग करनी है, यानी कि जैसे 1 साल, तो 1 साल तक हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद हमें नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर जो है वो करनी है, और हर साल इस प्रोसेस को जो है दोहराना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। अगर हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करें तो रेवेन्यू को यहाँ पर कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय कस्टमर। अगर यहाँ पर जो ऑर्डर है कस्टमर ने प्लेस कर दिया है तब यहाँ पर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। या फिर व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड, या फिर जो गुड्स और सर्विसेज जब उनको यहाँ पर डिलीवर कर दिया गया है। या फिर व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, जब पैसा कस्टमर से आया है। या फिर व्हेन द लीगल राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो रेवेन्यू जो हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जब आपका लीगल राइट हो जाए किसी पेमेंट को रिसीव करने का, तो आप उसको रेवेन्यू मान लोगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे आपको पेमेंट यहाँ पर पहले मिल गई है,
एडवांस में या फिर पेमेंट आपको उस टाइम के बाद मिले, वो मैटर नहीं करता, पर जिस दिन लीगल राइट हो गया है उसी दिन आप इस ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डज अ डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड? कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करता है? कैश ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, या फिर नइदर कैश और बैंक ट्रांजेक्शन? तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कैश बुक के बारे में बता दूं। कैश बुक क्या होता है? देखो, कैश बुक एक ऐसी हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक है जिसके अंदर हम कैश कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो कैश बुक होती है ना, ये जो कैश बुक होती है वो एक जर्नल के तरीके से भी काम करती है और एक लेजर के तरीके से भी काम करती है, क्योंकि कैश बुक को हम अकाउंट के फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम पहली बार इसी कैश बुक के अंदर जो है रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हम इसको ओरिजिनल एंट्री जो हमारा जर्नल है वो भी कई बार यहाँ पर मानते हैं। और क्योंकि ये अकाउंट के फॉर्मेट में होता है तो अलग से हमें अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको लेजर के तरीके से भी यूज जो है वो कर लेते हैं। अब डबल कॉलम कैश बुक की एक टाइप होती है जिसके अंदर हमारे दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। तो कैश वाले कॉलम में हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बैंक वाले कॉलम में बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, इन द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश द पैटी कैशियर रिसीव द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड एंड इज रीएम्बर्स्ड फॉर। ठीक है, तो पहले ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश है क्या, इसको थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर हम पैटी कैश की बात करें, यहाँ पर पैटी कैश इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि जो इम्प्लॉयज है उसको यहाँ पर चाय पिलानी है, बिस्किट खिलाना है, ठीक है, उसको कभी कभी लंच वगैरह जो है वो करवा देना है। तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे यहाँ पर खर्चे होते हैं। अब जो हमारा हेड कैशियर होता है उसके सिर पे पहले ही बहुत ज्यादा बर्डन होता है कैश, क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन को भी कैश बुक में रिकॉर्ड करें तो उससे वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए पैटी कैश को यहाँ पर बनाया गया। पैटी कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं कैश से रिलेटेड उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करके जो है वो रखा जाता है, ताकि हमारी जो ओरिजिनल कैश बुक है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। ठीक है, और जो हेड कैशियर है उसके ऊपर भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, मतलब ज्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि पैटी कैश बुक के लिए हम एक अलग से जूनियर कैशियर को अपॉइंट जो है वो करते हैं। ठीक है, अब जो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश है ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैटी कैशियर है, जो हमारे यहाँ पर पैटी कैशियर है, वो बेसिकली उसको एक शुरुआती टर्म में ही, मतलब कि जब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जैसे महीने महीने अगर पैसा दिया जाता है तो महीने के स्टार्टिंग में ही एक फिक्स अमाउंट जो है वो दे दी जाती है, जैसे अगर 10,000 रुपए। ठीक है, फिर पूरे महीने जो पैटी कैशियर है वो उससे छोटे मोटे यहाँ पर खर्चे करता है, तो मान के चलो 1,000 रुपए यहाँ पर बच गया। तो नेक्स्ट मंथ क्या होता है, जितना भी खर्च हुआ होता है उतना ही पैसा जो हेड कैशियर इस जूनियर कैशियर को दे देता है, पैटी कैशियर को दे देता है। जैसे 9,000 खर्चा हुआ है तो 9,000 रुपीज मंथ के स्टार्टिंग में दे दिया और फिर से यहाँ पर 10,000 रुपीज जो है वो कर दिया। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। क्या कहते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो अंटायर अमाउंट स्पेंड की थी पैटी कैशियर ने, वो अमाउंट को जो है रीएम्बर्स कर दिया जाएगा, यानी कि हेड कैशियर पैटी कैशियर को दे देगा। बाकी ऑप्शन देखो, एनी रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड, तो ये गलत है, मतलब कि लास्ट में जो बैलेंस बच गया है, मतलब लास्ट में जो बैलेंस बचा है वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है। द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अमाउंट स्पेंट, नहीं, पूरा का पूरा जो अमाउंट स्पेंड किया है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक? अगर हम यहाँ पर परचेजेस बुक की बात करें तो इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की जाती? तो परचेज बुक पहले है क्या, उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो परचेज बुक ऐसी बुक है जहां पर जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती है हमारी उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि आप उधार पे जो भी उधार पे जो भी आप खरीदारी करते हो उसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। और सिर्फ वो क्रेडिट परचेजेस, यानी कि वो क्रेडिट परचेजेस जो कि आपने यहाँ पर गुड्स की है, यानी कि आप जिस गुड्स में डील करते हो, आपका जिसका बिजनेस है, उसको खरीदने के लिए जो आपने यहाँ पर क्रेडिट परचेज की है उसी को हम क्रेडिट परचेज में मतलब क्रेडिट परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पहला, क्रेडिट परचेज बुक ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, बिल्कुल इसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि आप जिस गुड्स में ट्रेडिंग करते हो, जैसे अगर आप कार बना के मार्केट में सेल करते हो तो कार को खरीदने के लिए आपने जो क्रेडिट परचेज किया, या फिर रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो आपने क्रेडिट परचेज किया है उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो परचेज बुक के अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट है।
कैश परचेज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एसेट, ठीक है। तो मतलब कि आप ऐसे जो ट्रेडिंग गुड्स है उसके आप जो कैश परचेज करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैश परचेजेस को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, तो ये भी गलत है, जो एसेट्स की परचेज की जाती है वो हम एसेट्स के अकाउंट में डालते हैं, परचेज बुक में नहीं डालते। तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ वही क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है जो कि उन गुड्स की जाती है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द परचेज रिटर्न बुक, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है परचेज रिटर्न बुक के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो परचेज रिटर्न बुक ऐसी बुक होती है जहां पर जितनी भी यहाँ पर क्रेडिट परचेज की जाती है, क्रेडिट परचेज की जाती है, और जो भी हमने रिटर्न कर दिया होता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट परचेज हमने की थी वो जो रिटर्न हमने किया है वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे अगर आपने क्रेडिट परचेज की थी 10,000 की और 2,000 आपने वापस करना है, रिटर्न करना है, तो ये जो 2,000 रुपए है जो रिटर्न करोगे वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। ऑप्शन पहला देखो क्या, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, तो ये गलत है। इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन कैश, ये भी गलत है, मतलब कि जो कैश पे आपने गुड्स परचेज की थी उसे आपने रिटर्न करना है। इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑन एसेट परचेज, तो ये भी गलत है, अगर कोई एसेट्स रिटर्न की है तो वो एसेट्स अकाउंट में उसकी एंट्री होगी। इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न टू सप्लायर परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो जो हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा था वो हमने यहाँ पर वापस किया, रिटर्न किया, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, इसमें से कौन सी चीज है जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। सेल्स बुक क्या होता है, तो सिंपली देखो, आप जैसे क्रेडिट परचेज करते हो, आप यहाँ पर क्रेडिट सेल्स भी तो करते हो, आप उधार पे सामान बेचते भी तो हो, तो उधार पे जो भी आपने सामान बेचा है उसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और सिर्फ और सिर्फ वही क्रेडिट सोर्स जिस सिर्फ और सिर्फ वही क्रेडिट सेल्स जो कि आपने उन गुड्स की है जिसमें आप ट्रेड करते हो। जैसे अगर आप मार्केट में कार बना के सेल करते हो तो आपने क्रेडिट सेल कार की जो की है उसको ही आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे, बाकियों को नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स बिल्कुल यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश सेल्स ऑफ गुड्स इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल्स ऑफ सर्विसेज इसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो करेंगे, चाहे आप गुड्स करते हो चाहे आप सर्विसेज देते हो, तो वो भी हमारा रिकॉर्ड होता ही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो किसके बीच में जो डिफरेंट है उसको एक्सप्लेन करता है। कैश बैलेंस एंड ओनर्स ड्राइंग्स, परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉर अ पीरियड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पर एक डबल कॉलम कैश बुक जो है वो मेंटेन करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं, और किस लिए करते हैं, ताकि हम कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर सके, एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखा जा सके। तो एक कैश बुक के अंदर एक हमारा बैंक बैलेंस जो है वो शो हो रहा होता है, जिसमें हम बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहां पर भी आपका एक अकाउंट मेंटेन करता है बैंक, कौन मेंटेन करता है यहाँ पर, बैंक मेंटेन करता है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट जो है वो कह देते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस होता है और जो हमारे पास बैलेंस शो हो रहा होता है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे आपके पास जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है कितने का, 40,000 रुपीज का, और यहाँ पर जो बैलेंस शो हो रहा है वो 30,000 क्रेडिट का यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 10,000 का अंतर है, ये जो 10,000 का अंतर है, ये किस वजह से आया था, इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली करते क्या है, तो जैसे ये डिफरेंस हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस होता है, जो कैश बुक का बैलेंस होता है, उसको मैच करने के लिए जो एंट्रीज की गई है उनको मैच करते हैं, और जहां पे भी हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो हम उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड जो है वो कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ बैंक अकाउंट विल कॉज द, अगर मान के चलो एक इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न किया गया बैंक अकाउंट में, वो क्या करेगा, कैश बुक बैलेंस टू बी हायर देन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, कैश बुक बैलेंस टू बी लोअर देन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, या फिर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस टू बी लोअर देन द कैश बुक बैलेंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, इंटरेस्ट ऑन किया है, क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन किया है, यानी कि इसकी एंट्री आपके बैंक स्टेटमेंट में हो गई होगी, बैंक स्टेटमेंट हो गई। जैसे अगर मान के चलो बैंक स्टेटमेंट में 10,000 अमाउंट था और आपकी कैश बुक में भी जो बैलेंस है वो 10,000 है, इंटरेस्ट यहाँ पर 2,000 का ऐड हुआ, क्रेडिट हुआ, तो टोटल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में कितनी, 12,000 की हो गई। पर इसके बाद में आपको पता ही नहीं, आपने कैश बुक में एंटर ही नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से जो 2,000 का डिफरेंस है वो शो हो रहा है, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो लोअर देन है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Next question, which of the following will cause the bank statement balance to be higher than the cash book balance?
इसमें से ऐसा कौन सा कॉज है जो कि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस को ज्यादा कर देगा कैश बुक बैलेंस से? पहला, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, तो ये कॉज नहीं है, क्योंकि देखो मान के चलो अगर बैंक में जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए का है और कैश बुक में बैलेंस भी 10,000 रुपए का है, बैंक चार्जेस यहाँ पर बैंक ने डिडक्ट किया और आपके अकाउंट को 1,000 से डेबिट कर दिया। अब इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो अब बैंक में बैलेंस कितना होगा? 9,000 का, और आपकी कैश बुक में बैलेंस यहाँ पर 10,000 का है। ये जो 1,000 है इसका यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, तो ये यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेगा, डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करेगा। पर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होगा वो लोअर देन कैश बुक बैलेंस होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट कैश, ठीक है? तो देखो आपने एक चेक डिपॉजिट करवाया है, बिल्कुल कराया है, उसको आपने यहाँ पर कैश बुक में, अपनी कैश बुक में जो है रिकॉर्ड कर ले। जैसे अगर कैश बुक में बैलेंस 10,000 रुपए का था, कैश डिपॉजिट 2,000 का, तो टोटल बैलेंस आपकी कैश बुक में 12,000 शो हो रहा होगा। और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पर ये 2,000 का चेक क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो आपका बैलेंस 10,000 ही शो हो रहा होगा। तो ये डिफरेंस कितना होगा? 2,000 रुपए। कितना होगा? 2,000 रुपए का। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेगा, यानी कि जो कैश बुक का बैलेंस है, जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, सॉरी, ये यहाँ पर कम होगा, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो कैश बुक के बैलेंस से यहाँ पर कम होगा। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो देखो आपका डिपॉजिट 10,000 रुपए का, 10% का आपको इंटरेस्ट मिला, तो 1,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, पर इसके बाद में आपको नहीं पता। तो बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस 11,000 शो कर रहा है, पर आपके जो आपका जो कैश बुक है वहां पर 10,000 ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा है, किससे? हमारी कैश बुक से। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन देखोगे कि डायरेक्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पर की है, तो डायरेक्ट पेमेंट से क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कस्टमर मेक्स अ डायरेक्ट डिपॉजिट टू योर कंपनी अकाउंट बट यू नॉट हैव रिकॉर्डेड इट, दिस विल कॉस्ट। तो एक आपका कस्टमर था, उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवा दिया, जो भी उसका पैसा जो भी आपका पैसा उसने पे करना था, पर अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं है। तो उससे क्या होगा? कैश बुक बैलेंस टू बी हायर, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस टू बी हायर, बैंक बैलेंस बैलेंस एग्जैक्टली द सेम, नो इम्पैक्ट ऑन द रिकंसिलिएशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो हमारा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है वो ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, पर हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं होती, कैश बुक का बैलेंस उतने का उतना ही रहेगा, तो हमारा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रू नहीं है? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रायल बैलेंस बेसिकली यहाँ पर होता है, ठीक है? देखो जब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा था, तो अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे पहले करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर करते हैं क्लासिफिकेशन, फिर करते हैं समराइजिंग, यानी कि हम समरी प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, उसकी समरी प्रिपेयर करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है? देखो जो भी आपके लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसके लास्ट में जो बैलेंस बच जाता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। जैसे अगर कैश अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर कैश अकाउंट लिखकर डेबिट बैलेंस कितना है? 20,000, तो वो लिख दोगे। ऐसे ही अगर मान के चलो सेल्स अकाउंट का बैलेंस है 40,000, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट लिख के आप 40,000 यहाँ पर लिख लोगे, जिससे आपको एक समरी मिल जाएगी सभी अकाउंट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, ए बैलेंस ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी एब्सेंस ऑफ एरर। अगर एक ट्रायल बैलेंस जो बैलेंस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें किसी भी तरह की एरर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो हो जाने के बाद भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो इक्वल ही रहता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द पोस्टिंग एंट्री फॉर जर्नल टू लेजर, बिल्कुल करेक्ट है। जब आप जर्नल से लेजर में एंट्रीज पोस्ट कर देते हो, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। इट लिस्ट ऑल अकाउंट्स एंड देयर एंडिंग बैलेंस, तो जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उनके जो एंडिंग बैलेंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई क्लरिकल एरर्स लाइक पोस्टिंग टू द रॉन्ग अमाउंट। ये यहाँ पर बेसिकली जो क्लरिकल एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो ये हमारा गलत है, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो जो क्लरिकल एरर्स होते हैं ना, उसको ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो होते हैं। जैसे अगर आपने 10,000 की जगह पे 8,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही आपने 8,000 किया, तो ये गलती आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इक्वल रहता है। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, एक कंपनी फॉरगेट्स टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज फॉर 1,000 ऑन क्रेडिट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, सबसे पहले देखो ये एक तरह की क्या है? अकाउंटिंग एरर है।
अकाउंटिंग एरर के आपको अकाउंटिंग एरर के बारे में आपको पता है, जब भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमसे कुछ यहाँ पर गलतियां हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर पहली एग्जांपल यही ले लो कि 1,000 पे यहाँ पर क्रेडिट पे हमने ऑफिस सप्लाईज परचेज किया था, पर हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये क्या हुई, हमारे एक तरह के अकाउंटिंग एरर। कई बार क्या होता है कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पर गलत रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे 1,000 की सप्लाईज थी, आपने उसको 10,000 पे रिकॉर्ड कर लिया, तो ये भी हमारी एक तरह की अकाउंटिंग एरर होती है। अब जितनी भी हमारी एरर्स होती हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा क्लरिकल एरर, ये जो एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, कंपनसेटिंग एरर है, ये इसको हम साथ में क्या कह देंगे, क्लरिकल एरर। ठीक है। और ये जो होता है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें, ओवरव्यू ले, पहली बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, देखो जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो पर गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, वो कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। जैसे आपने वेजेस पे किए थे 10,000 रुपए के, ठीक है, पर आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर लिया 1,000 रुपए के ऊपर, तो ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। क्या है, एरर ऑफ कमीशन। कई बार क्या होता है कि आप अमाउंट तो सही करते हो पर डेबिट क्रेडिट गलत कर देते हो। जैसे आपने वेजेस पे किया, तो आपको क्या करना था, वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था 10,000 से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 10,000 से, पर आपने क्या किया, आपने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से, और जो वेजेस अकाउंट है उसे क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से। तो ये भी हमारी एरर ऑफ कमीशन जो है वो कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, तो देखो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि हम फॉरगेट कर गया, जो कंपनी है वो भूल ही गई कि उसने यहाँ पर ऑफिस सप्लाई परचेज की थी क्रेडिट पे, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एरर ऑफ ओमिशन है। अब ये जो एरर ऑफ ओमिशन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, और एक होता है हमारा पार्शियल ओमिशन। ठीक है। तो कंप्लीट ओमिशन के अंदर सबसे पहले देखो क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन के अंदर आप किसी ट्रांजेक्शन को पूरे तरीके से ही यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर देखा 1,000 रुपीज की आपने क्रेडिट परचेज किया, आपने पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये कंप्लीट ओमिशन कहलाएगा। उसके बाद होता है हमारा पार्शियल ओमिशन। क्या होता है हमारा पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन के अंदर क्या होता है कि आप ट्रांजेक्शन को आधा रिकॉर्ड करते हो। जैसे आपने क्रेडिट परचेज की थी, तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज है, तो ऑफिस सप्लाईज के लिए हम ऑफिस सप्लाईज का ही अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट कर दिया, और कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया ही नहीं, यानी कि एक एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही किया, तो ये हमारा होता है पार्शियल ओमिशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, तो देखो आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक एरर की, एक एरर की, जैसे आपने क्या किया यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की अगर हम एग्जांपल लें, तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा था 40,000, 4,000, और क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 4,000। ठीक है। आपने एक मिस्टेक की, आपने क्या किया, डेबिट से जो डेबिट बैलेंस है वो 1,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। जैसे आपने वेजेस पे किए थे 10,000 के, पर आपने 11,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो डेबिट बैलेंस 1,000 से बढ़ गया, और आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मिसमैच हो गया, ये 5,000 बैलेंस शो कर रहा है और ये 4,000 कर रहा है। ठीक है। पर बाद में क्या किया, आपने एक और एरर कर दिया, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने सेल्स की थी, आपने यहाँ पर सेल्स की थी 10,000 की, पर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया 11,000, यानी कि आपने 1,000 क्रेडिट बैलेंस में इंक्रीज कर दिया, तो ये भी आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5,000 आ जाएगा। तो एक एरर ने दूसरी एरर का जो इम्पैक्ट पड़ा था उसे खत्म कर दिया, तो इसको हम कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहते हैं। कौन सी एरर कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम एरर प्रिंसिपल की बात करें, एरर प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखो जब आप एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो, जैसे कि आपने वेजेस पे की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप वेजेस पे करो तो वेजेस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और कैश अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। पर आपने वेजेस पे किया तो जो लेबर था, जैसे मान के चलो लेबर का नाम रमन था, तो आपने रमन अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया, यानी कि उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो ये आपने अकाउंटिंग एरर, ये जो एरर होगी उसको हम एरर प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं, जब आप कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारे जो एएफएम और आईएफएस की जो सीरीज है वो लगातार यहाँ पर आ रही है हमारे चैनल के ऊपर। आई होप आप वो सेशंस को अटेंड कर रहे हो, क्योंकि देखो इस सीरीज के अंदर जितने भी एएफएम और आईएफएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट उसको हमने डिस्कस उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी काफी यहाँ पर क्लासेस हो चुके हैं, आगे भी क्लासेस आती रहेंगी। तो आपको इस सेशन को यहाँ पर अटेंड करना है अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हो।
सभी वीडियोस के जो लिंक है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को एक साथ जो है वो देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में भी मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।